ट्वेल्थ क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। एक ये टॉपिक है कि धारामापी, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ गैल्वेनोमीटर के बारे में, और इस वीडियो से पहले आपको गैल्वेनोमीटर समझाया भी है। मैंने 2 तरह के गैल्वेनोमीटर समझाए हैं, जिसको हम हिंदी में धारामापी बोलते हैं। तो धारामापी को अमीटर में भी चेंज किया जा सकता है, एक ये टॉपिक है। और धारामापी को वोल्ट मीटर में भी चेंज किया जा सकता है। अब इन टॉपिक्स को बुक से पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम समझाती हूँ, जिससे आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि धारामापी को हम अमीटर या वोल्ट मीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं। धारामापी गैल्वेनोमीटर कहते हैं इसको, इसीलिए इसके लिए मैंने लिखा जी, गैल्वेनोमीटर। ठीक है। एमीटर के लिए ए लिख दिया और वोल्ट मीटर के लिए वी लिख दिया। अब ये अल्फाबेट्स जो हैं जिस ऑर्डर में आते हैं उस ऑर्डर में मैंने लिख दिए, ए जी वी। अभी जो टॉपिक था वो है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। धारामापी से हम अमीटर भी बना सकते हैं, धारामापी से हम वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। पर धारामापी अगर वोल्ट मीटर की तरह काम करेगी तो ऐसा नहीं होगा कि हम धारामापी की जगह उस पे वी लिख देंगे, या धारामापी अगर अमीटर की तरह काम करेगी तो हम इस पे जी की जगह ए लिख देंगे, रहेगा जी ही। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अमीटर और वोल्ट मीटर का हमें कैसे पता चलेगा कि अमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है। वैसे तो जनरली अमीटर और वोल्ट मीटर पे लिखा रहता है ए और वी। सपोज ए और वी नहीं लिखा, क्योंकि एग्जामिनर जो है, जब बोर्ड के एग्जामिनर आपके प्रैक्टिकल्स लेने आते हैं तो कई बार ये कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर अमीटर और वोल्ट मीटर में नहीं लिखा ए और वी तो आपको कैसे पता चलेगा कि अमीटर लगा हुआ है परिपथ में या वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका क्या है कि अमीटर जो है हमेशा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ठीक है, श्रेणी क्रम, ए के लिए श्रेणी क्रम। और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा किस क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम। इस पे अभी आप ध्यान नहीं देंगे, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ इधर श्रेणी और समांतर, इस पे ध्यान देंगे। तो अमीटर हमेशा जुड़ता है श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर हमेशा जुड़ता है समांतर क्रम में। अच्छा, फिर अमीटर सबसे पहले लिखा है, जो एक आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध होना चाहिए 0। अभी जब पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा क्यों। बट यहाँ से आपको, क्योंकि अमीटर सबसे पहले लगा हुआ है और सबसे पहले क्या आता है, 0 आता है ना, तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है। और ए जी वी आया सबसे लास्ट में। लास्ट में क्या होता है, अनंत। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो कैसा होना चाहिए, अनंत। अनंत प्रतिरोध आदर्श वोल्ट मीटर का, 0 प्रतिरोध आदर्श अमीटर का। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो अगर गैल्वेनोमीटर में हम एक छोटा सा प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा दें, अमीटर हमेशा लगता है श्रेणी क्रम में, इसका ऑपोजिट। अगर गैल्वेनोमीटर में एक छोटा प्रतिरोध हम समांतर क्रम में लगा दें, ये 2 लाइंस मैंने स्टैंडिंग लिखी है ना, स्टैंडिंग का मतलब समांतर क्रम होता है, और ये लिखा है मैंने शंट। अब ये शंट क्या होता है, जो बहुत छोटा प्रतिरोध होता है उसको कहा जाता है शंट। तो अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हम एक बहुत छोटा प्रतिरोध लगा दें जिसको क्या कहा जाता है, शंट, तो गैल्वेनोमीटर किसकी तरह कार्य करने लग जाता है, एमीटर की तरह। इधर मैंने ये एरो बना दिया ना, तो गैल्वेनोमीटर किसकी तरह कार्य करने लग जाएगा, एमीटर की तरह। इसी तरीके से अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक प्रतिरोध, यहाँ छोटा प्रतिरोध नहीं मैंने कहा, यहाँ एक प्रतिरोध, यहाँ शंट लिखा है, शंट मतलब बहुत छोटा प्रतिरोध। तो वैसे जो वोल्ट मीटर होता है वो समांतर क्रम में जुड़ता है, बट अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दें तो वो गैल्वेनोमीटर किसकी तरह कार्य करने लग जाएगा, वोल्ट मीटर की तरह। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके
ये तो आप समझेंगे, थ्योरी इसकी आपको समझ आएगी, पर अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हो जाएगा तो वो थ्योरी समझने में आपको बहुत इजी हो जाएगा। और इस डायग्राम में कई छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस कैसे पता चलता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आए कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदला जा सकता है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जा सकता है, या शंट क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं इस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जब अपने नोट्स बनाएं तो इस डायग्राम को भी एक छोटी सी जगह पे बना लें। ज्यादा जगह तो नहीं लेगा आपके, ज्यादा पेज नहीं भरेगा, तो छोटी सी जगह पे इस डायग्राम को भी बनाएं, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं हम। टॉपिक है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो सबसे पहले अमीटर वो यंत्र है जिससे हम क्या करते हैं, विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता सीधे एम्पियर में नापते हैं। धारा मापी से भी हम धारा मापते हैं, बट वो दिशा भी बताता है, और अमीटर सिर्फ परिमाण बताता है। ठीक है, तो अमीटर से हम क्या करते हैं, अमीटर से धारा को एम्पियर में नाप सकते हैं। एक और यंत्र होता है मिली एम्पियर, तो नाम से ही पता चल रहा है मिली एम्पियर में जो धारा होती है हम उसको किस में नापते हैं, मिली एम्पियर में जो मापते हैं उसको बोलते हैं मिली एमीटर। तो अमीटर जो है एक तरह से धारा मापी है, और हम इसे किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में इसलिए ताकि जो पूरी जो जिस धारा को हमने नापना है वो सारी धारा जो है इसमें से होकर जाए। तो अब ये देखिए, पर जो अमीटर की अपनी कुंडली होती है, जैसे कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली हमने पढ़ी है ना, वैसे अमीटर की भी अपनी कुंडली होती है। तो अमीटर की जो कुंडली होती है उसका कुछ प्रतिरोध भी होता है। अब जब हम उस अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो जो सर्किट होता है जिसके श्रेणी क्रम में हम अमीटर को जोड़ते हैं तो उस सर्किट का प्रतिरोध बढ़ जाता है। और हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, या आप कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन आर। मतलब I और R में क्या रिलेशन है कि R बढ़ा तो I जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब अमीटर को जोड़ा जाता है तो अमीटर के जोड़ने से कुंडली का प्रतिरोध बढ़ जाता है, परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने से धारा का मान जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो हमें जितनी धारा नापनी है वो धारा क्या हो जाती है, उतनी धारा हम नहीं नाप पाते। अमीटर में धारा का मान जो है वो कम आता है जितना आना चाहिए। तो एक्चुअल मान आने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो प्रतिरोध है इस प्रतिरोध का मान क्या हो, 0 हो, तभी तो धारा का मान क्या आएगा, बिल्कुल वही आएगा जितना हमें चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो आदर्श अमीटर होता है, आदर्श अमीटर कैसा होना चाहिए, जिसका खुद का कोई प्रतिरोध ना हो। अगर इसका खुद का कोई प्रतिरोध नहीं होगा तभी ये एमीटर जो है, जो धारा इसमें एक्चुअल में बह रही है सर्किट में, उस सर्किट को ये शो कर पाएगा। ठीक है, तो इस सर्किट की बात करते हैं। सपोज अभी इसमें अमीटर नहीं लगा, 2 प्रतिरोध हैं R1 R2, और E जो है इस सेल का विद्युत वाहक बल है। तो जो धारा होगी I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। अब क्योंकि जब हम विद्युत वाहक बल ले रहे हैं तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। अब हमने क्या किया, साथ में अमीटर भी जोड़ दिया। अब क्योंकि अमीटर जोड़ दिया तो धारा क्या हो जाएगी, क्योंकि अमीटर का खुद का भी एक प्रतिरोध होता है, तो अब धारा जो है वो कम हो जाएगी। तो पहले धारा थी जब हमने अमीटर नहीं जोड़ा E अपॉन R1 प्लस R2। अब जब अमीटर जोड़ दिया I डैश इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA, अमीटर जोड़ने से। तो अब इसका मतलब कि अमीटर जोड़ने से धारा कम हो गई। तो जो नेट धारा होगी वो क्या होगी, I माइनस आई डैश इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस R2, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, दोनों का एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, ERA।
इसका मतलब कि धारा कम आती है अगर हम प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, तो अमीटर को जोड़ देते हैं। तो इस एरर को कम करने के लिए या दूर करने के लिए क्या होना चाहिए कि RA जो है वो 0 होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि आदर्श अमीटर जो है वो कौन सा होता है, जिसका प्रतिरोध 0 हो। बट ये आदर्श का मतलब होता है कल्पनीय, तो इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। एक्चुअल में कोई ऐसा अमीटर नहीं बनेगा जिसका प्रतिरोध 0 हो, पर हम इसके लिए ट्राई कर सकते हैं कि RA जो है वेरी वेरी लेस देन R1 प्लस R2, मतलब बहुत छोटा हो ये RA जो है, अमीटर का जो प्रतिरोध हो वो बहुत कम हो, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो अमीटर जो है वो अच्छा अमीटर होगा। अब जो हमारा टॉपिक था कि गैल्वेनोमीटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं अमीटर के लिए, तो क्या किया जाता है, मैंने बताया कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह यूज करने के लिए क्या किया जाता है, इसके समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध लगा दिया, छोटा प्रतिरोध, और इसको क्या कहा जाता है, शंट, इसलिए इसके साथ क्या लगाया, S। ये गैल्वेनोमीटर G और इसके साथ क्या लगा दिया, S। तो अब क्या होगा कि जो धारा पहले यहाँ पर जा रही थी, अब वो धारा पूरी की पूरी यहाँ नहीं जाएगी, कुछ धारा तो यहाँ जाएगी, बाकी धारा क्या होगी, इस प्रतिरोध से होकर जाएगी। तो इस शंट का लगाने का फायदा और क्या है, इस शंट का लगाने का फायदा ये है कि जो गैल्वेनोमीटर है इसकी रेंज बढ़ जाती है। सपोज ये नहीं लगा, शंट नहीं लगा, तो सारी की सारी धारा इसमें से होकर जाएगी, और गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, विक्षेप हो जाता है, मतलब जैसे ही धारा बहती है तो इसकी सुई में विक्षेप यानी कि हलचल हो जाता है, ये इधर मूव कर जाती है या इधर मूव कर जाती है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जैसे ये इधर गई तो ये इधर मूव कर गई, सारी की सारी धारा इसमें बह गई। ठीक है, अब अगर ये शंट लग गया तो आप देख रहे हैं कि I धारा यहाँ गई, IG इसमें गई, बाकी I माइनस IG जो है इसमें से होकर निकल जाएगी, तो थोड़ा सा ही विक्षेप होगा। इसका मतलब हम और धारा को इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम धारा तो प्रतिरोध में से होकर जा रही है, कुंडली में से तो सिर्फ थोड़ी सी धारा जाएगी, तो हम गैल्वेनोमीटर की जो रेंज है वो बढ़ा सकते हैं। सपोज पहले 5 एम्पियर का गैल्वेनोमीटर जो है, जो रेंज थी वो 5 एम्पियर थी गैल्वेनोमीटर की, अब हम ज्यादा रेंज का गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें से ज्यादा धारा जा सकती है। तो ये शंट लगाने का लाभ भी है, और ये क्वेश्चन आ जाता है कि धारा मापी में शंट लगाने का क्या लाभ है। तो एक लाभ तो आपको पता ही है कि धारा मापी में शंट लगाने से धारा मापी अमीटर की तरह कार्य करने लग जाता है, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट लाभ है कि हम इस तरीके से जो धारा मापी है उसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये G और S जो हैं दोनों समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में हमें पता है कि वोल्टेज जो होती हैं वो समान होती हैं। जो हमारे घरों में जो सर्किट लगते हैं वो सब समांतर क्रम में लगते हैं, इसलिए आपने देखा होगा ना कि अगर एक कमरे में पंखा जिस स्पीड से चल रहा है दूसरे कमरे में भी उसी स्पीड से चलता है, या बल्ब जो है जैसे उसकी ब्राइटनेस होती है दूसरे कमरे में भी ब्राइटनेस बल्ब की उतनी होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप जैसे जैसे घर में अंदर जाएं वैसे वैसे पंखे की स्पीड कम हो जाए या बल्ब की ब्राइटनेस कम होती जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर्किट जो घरों का होता है वो पैरेलल ही होता है, समांतर क्रम में होता है, और समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान होती है। अगर घर के एंट्रेंस पे 220 वोल्टेज की बिजली आ रही है तो पूरे घर में 220 वोल्टेज ही रहती है। तो जो ये और ये यहाँ पर दोनों पर जो वोल्टेज होगी वो कैसी होगी, समान होगी, और V इज इक्वल टू किसके होता है, IR के। इसके लिए I है IG और इसके लिए R जो है वो है G। IG इंटू G इज इक्वल टू, इसके लिए जो I है वो है I माइनस IG, और इसके लिए R जो है वो क्या है, S। तो IG इंटू G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। यहाँ से हम IG अपॉन I भी कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस G, या फिर S को एक ही साइड रहने दें, S इज इक्वल टू IG, I माइनस IG इसके नीचे आ जाएगा और साथ में G। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
IG जो है वो क्या है, जो ये वाली कुंडली है इसमें जो विक्षेप है वो, और जो I धारा है वो पूरी धारा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर की परास निकाल सकते हैं, या S का मान, ये शंट निकाल सकते हैं। तो ये एक टॉपिक है गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण। अब नेक्स्ट टॉपिक है धारा मापी का यानी कि गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो वोल्ट मीटर आपको पता है, वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को नापते हैं। और जो मिली वोल्ट मीटर अगर जो यंत्र है वो क्या है, जो मिली वोल्ट में नापता है। जैसे अमीटर क्या होता है, जो एम्पियर में धारा को नापता है, और मीटर क्या होता है, जो मिली एम्पियर में धारा को नापता है। इसी तरीके से मिली वोल्ट जो कोटि का विभवांतर होगा उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, मिली वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर हमने देखिए दो प्रतिरोध हैं R1 और R2, और इसके साथ लगा है ये सेल E। और मैंने आपको बताया था जो वोल्ट मीटर होता है वो लगता है हमेशा समांतर क्रम में। सपोज अभी वोल्ट मीटर नहीं लगा हुआ है, तो जो धारा होगी वो किसके बराबर होगी, I = E/R1 + R2। अब हमें A और B के बीच में विभवांतर निकालना है। यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर को जोड़ दिया, तो A और B के बीच में जो विभवांतर होगा V = वो किसकी होगा, क्योंकि हम A और B के पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो V = होता है IR, और A और B के बीच में जो R है वो क्या है, R2। तो IR2, V = IR2, I का मान यहाँ से रखेंगे ER2 और साथ में R1 + R2। अब हमने वोल्ट मीटर को जोड़ दिया, और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है क्योंकि V है तो RV। अब इसको क्योंकि हम यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो अब जो प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध होगा वो पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले वो घट जाएगा, क्योंकि V समांतर क्रम में जुड़ रहा है। समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, जैसे दो प्रतिरोध R1 और R2 हो तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है ना। तो इसीलिए जब हमने V को समांतर क्रम में जोड़ा तो अब तुल्य प्रतिरोध घट जाएगा। सपोज जो नई धारा है I' = E/R1 + R2', क्योंकि प्रतिरोध अब घट गया, तो V' = I'/R2', ER2' R1 + R2'। ये जो आई है फिगर, ये बिना वोल्ट मीटर जोड़े, और ये जो फिगर है ये वोल्ट मीटर जोड़ के। अब क्योंकि ये वोल्ट मीटर हमने जोड़ दिया, तुल्य प्रतिरोध घट गया था, तो जो नेट वोल्टेज आएगी वो कैसे आएगी, V में से V' को माइनस करके, ER2/R1 + R2 माइनस ER2'/R1 + R2'। दोनों में से E को कॉमन ले लिया। अब इनको सॉल्व करके हमारे पास आई ये वाली टर्म। तो इसका मतलब कि जब हम वोल्ट मीटर जोड़ते हैं तो वोल्टेज कुछ कम आ जाती है। जैसे हमने देखा था कि जब अमीटर को जोड़ा जाता है तो अमीटर को जोड़ने से क्या होता है, अमीटर को जोड़ने से धारा का मान कुछ कम हो जाता है ना, I- I' निकाला था। इसी तरीके से वोल्ट मीटर को जोड़ने से वोल्टेज कुछ कम आ जाती है। तो जो वोल्टेज कम आती है उस त्रुटि को दूर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि R2 - R2' जो है ये 0 होना चाहिए। R2 - R2' = 0। ये 0 होने का मतलब R2 = R2'। R2 और R2' कैसे होने चाहिए, इक्वल। इनको अपॉन में कर देते हैं, 1/R2 और 1/R2' इक्वल होने चाहिए। अब ये 1/R2' क्या है, ये तब है जब हमने वोल्ट मीटर को जोड़ा था R2 के साथ समांतर क्रम में। तो R2' को हम क्या लिख सकते हैं, 1/R2 + 1/RV। ये R2 जब इधर जाएगा 1/R2 - 1/R2 0 के इक्वल आ गया, तो 1/RV = 0, RV = इन्फिनिटी। मतलब आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है वो होता है जिसका अपना प्रतिरोध क्या हो, अनंत हो।
पर मैंने आपको जैसे पहले भी अमीटर में भी बताया कि आदर्श मतलब कल्पनीय है। वास्तव में ऐसा नहीं होता कि कोई अनंत प्रतिरोध का वोल्टमीटर बने। तो अच्छा प्रतिरोध बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो वोल्टमीटर का जो खुद का प्रतिरोध है वो कैसा होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए और जो अच्छा वोल्टमीटर है उसका खुद का प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए। अब हमारा टॉपिक था कि गैल्वेनोमीटर को चेंज कैसे कर सकते हैं हम वोल्टमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो उच्च प्रतिरोध होता है वहां पर छोटा प्रतिरोध जिसे हम शंट कहते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। तो अब जो V होगा, V इज इक्वल टू, अगर हम ये ना जोड़ते तो V इज इक्वल टू सिंपली क्या होता, IG इंटू जी। अब क्योंकि ये भी साथ में जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, तो V इज इक्वल टू IG इंटू R प्लस जी, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। और यहाँ से R का मान निकल जाएगा हमारे पास, R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस जी। तो इस तरीके से हम वो जो धारा मापी होती है, गैल्वेनोमीटर होता है, उसको वोल्टमीटर में चेंज कर सकते हैं। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि अगर धारा मापी वोल्टमीटर में बदल गई तो ये नहीं कि जी की जगह हम V लिख देंगे। कैसे पता चला कि वोल्टमीटर में बदल गई, सिंपली इसके साथ एक प्रतिरोध जोड़ दिया, तो ये जो पूरा एक सर्किट बना ये वोल्टमीटर की तरह काम करता है।